Good morning everyone. Welcome to TS Santha School. Myself Swati Mahavar. I teach SST subject. Today we start with the subject History of class 10th. We start with chapter number 1. The name of the chapter is The Rise of Nationalism in Europe. In the previous videos, we are doing third section of this chapter. We are completed the 3.1 of this chapter. Now we start with 3.2 Hunger, Hardship and Popular Revolt. That is on page number 15. The 1830s were years of great economic hardship in यूरोप. अब 1830 के बाद में जितने भी साल आए वो इकोनॉमिक चेंजेस आए यूरोप के अंदर उसके उन ईयर्स के अंदर. द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th century saw an enormous increase in population all over यूरोप. अब 19th century के फर्स्ट हाफ यानी कि आधा जो 19th century था उस टाइम में बहुत अच्छा इंक्रीमेंट हुआ पॉपुलेशन ऑफ यूरोप के अंदर. इन मोस्ट कंट्रीज़ देयर वर मोर सीकर्स ऑफ जॉब दैन एम्प्लॉयमेंट. बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी थी जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट कम था लेकिन एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए जो लोग थे वो क्या थे, ज़्यादा थे. पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेटेड टू द सिटीज़ टू लिव इन ओवर क्राउडेड स्लम. अब जो रूरल एरिया का पॉपुलेशन था, गांव के जो लोग थे वो स्लम एरिया के अंदर, झोपड़पट्टी वाले एरिया के अंदर जाके रहने लग गए. जो ओवर क्राउडेड थे, बहुत सारे लोग वहाँ पर लार्ज अमाउंट में रहते थे. स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन टाउन्स वर ऑफन फेस्ड विथ स्टिफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम इम्पोर्ट ऑफ चीप मशीन मेड गुड फ्रॉम इंग्लैंड वेयर इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज मोर एडवांस दैन ऑन द कॉन्टिनेंट. अब बहुत सारे जो छोटे प्रोड्यूसर्स जो थे वो बहुत परेशान हो चुके थे. उनके सामने बहुत स्टिफ, बहुत रेयर कंपटीशन था कि जो इंपोर्ट हो जाता था इंग्लैंड से, जो प्रोडक्ट इंपोर्ट होके आता था यानी कि वहाँ से बिकने के लिए जो प्रोडक्ट वहाँ पर आता था मशीन मेड प्रोडक्ट होता था, मशीन से बना हुआ होता था क्योंकि इंडस्ट्रीज़ के अंदर बनता था. और मशीन से बना होने की वजह से उसकी रेट क्या होती थी, कम होती थी. तो ज़्यादातर वही बिकता था मार्केट के अंदर. तो वहाँ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो उनके सामने, जो कॉन्टिनेंट के इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनके सामने बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया था कि हमारा प्रोडक्शन तो यहाँ पे सेल आउट नहीं होता है और बाहर का जो इंपोर्ट होके आ रहा है इंग्लैंड से वो यहाँ पे ज़्यादा सेल आउट होता है. दिस वॉज स्पेशली सो इन टेक्सटाइल प्रोडक्शन. ज़्यादातर टेक्सटाइल प्रोडक्शन में होता था ऐसा. विच वॉज कैरिड आउट मेनली इन होम्स और स्मॉल वर्कशॉप एंड वॉज ओनली पार्टली मेकेनाइज. अब वहाँ के लोग तो अपने घर के अंदर या छोटे मोटे वर्कशॉप के अंदर काम करते थे और मशीन से तो बहुत ही रेयर केस के अंदर काम किया जाता था. In those regions of Europe where the aristocracy still enjoyed power, peasants struggled under the burden of feudal dues and obligation. अब वहाँ पर एरिस्टोक्रेसी थी यानी कि ऑटोनॉमी गवर्नमेंट थी. ऑटोनॉमी गवर्नमेंट होने के बाद भी वहाँ के जो पीजेंट्स थे उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता था. ड्यूज़ थे उनके ऊपर बहुत सारे लगा दिए गए, बहुत सारे ऑब्लिगेशंस, रूल्स और रेगुलेशंस उनके ऊपर लगा दिए गए. द राइज ऑफ फूड प्राइजेस ऑन ए ईयर ऑफ बैड हार्वेस्ट लेड टू वाइड स्प्रेड पॉपुलिज्म इन टाउन एंड कंट्री. अब क्योंकि उनकी हार्वेस्टिंग अच्छी नहीं हुई थी, फसल की कटाई अच्छी नहीं हुई थी, प्रोडक्शन अच्छा नहीं हुआ था, जिसकी वजह से उनकी जो फूड की जो प्राइजेस थी, जो फूड प्रोडक्ट की जो प्राइजेस थी वो क्या हो गई थी, इंक्रीज़ हो गई थी. प्राइजेस इंक्रीज़ होने की वजह से टाउन और उस कंट्री के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए थे. लोगों के सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ गई थी. In year 1848 was one such year. Food shortage and widespread unemployment brought the population of Paris out on the roads. 1848 एक ऐसा साल था जिसके अंदर फूड शॉर्टेज आ गया था कंट्री के अंदर और लोग, वहाँ के जो पेरिस की जो पॉपुलेशन थी वो सड़कों पर आ गई थी खाने की वजह से. क्योंकि उन लोगों को क्या था, ना तो उनके पास कोई जॉब थी, ना ही उनके पास पैसे थे कि वो अपने फूड की जो सेटिस्फैक्शन है, फूड की जो नीड है उसको फुलफिल कर सकें. बैरिकेड्स वर इरेक्टेड एंड लुइस फिलिप वॉज फोर्स टू फ्ली. बैरिकेड्स को इरेक्ट कर दिया गया, हटा दिया गया और लुइस फिलिप को फोर्स किया गया कि आप अपना पद छोड़ दो. अ नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड अ रिपब्लिक, ग्रांटेड सफेज टू ऑल अडल्ट मेल अबव 21 एंड गारंटीड द राइट टू वर्क. नेशनल वर्कशॉप्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट वर सेटअप. नेशनल असेंबली वहाँ पर रखी गई और रिपब्लिक बनाया गया उस नेशनल असेंबली को. वहाँ पर उस नेशनल असेंबली के लिए लोगों को बोला गया कि अगर आप 21 साल से बड़े हो, मेल हो, तो फिर आपको पूरा राइट है कि आप वोटिंग कर सकते हो, अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन सकते हो. और जो नेशनल वर्कशॉप्स आपके लिए खोले जाएंगे वहाँ पर आपको एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा और राइट टू वर्क की आपको गारंटी दी जाएगी कि गारंटेड आपको काम करने को मिलेगा. Earlier in 1845, weavers in Silesia had led a revolt against contractors who supplied them raw material and gave them order for finished textile but drastically reduced their payments. अब
1845 जब स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे जो वीवर्स थे, जो वहाँ पर कपड़ा बनाने का जो काम करते थे, टेक्सटाइल के प्रोडक्ट बनाने का जो काम करते थे सिलेसिया के अंदर, उन्होंने एक रिवॉल्ट शुरू कर दिया, एक युद्ध छेड़ दिया उन्होंने अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर, उन कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट में जो उनको रॉ मटेरियल देते थे और उनसे फिनिश गुड ले लेते थे, और फिनिश गुड लेने के बाद में भी उनके जो पेमेंट्स होता था, जो उनको पैसा देना होता था, उसके अंदर भी वो लोग कुछ ना कुछ डिडक्शन कर देते थे। द जर्नलिस्ट विल्हेम वॉल्फ डिस्क्राइब द इवेंट्स इन अ सिलेसिया विलेज एज फॉलोज। अब जर्नलिस्ट ने जो उस टाइम पर देखा वो अपने शब्दों में उसने कैसे बयां किया। इन दीज विलेजेस कॉटन वीविंग इज़ द मोस्ट वाइड स्प्रेड ऑक्यूपेशन। ये जो गांव थे यहाँ के सिलेसिया के, तो वहाँ पर जो कॉटन वीविंग जो था वो सबसे ज़्यादा बड़ा ऑक्यूपेशन था, ज़्यादातर लोग उसी के अंदर इन्वॉल्व थे। द माइजरी ऑफ द वर्कर्स इज़ एक्सट्रीम। उनकी जो कंडीशन थी वो बहुत ही ख़राब कंडीशन थी। The desperate need for jobs had been taken advantage and or of by the contractor to reduce the prices of the goods they order. अब उनको नीड था जॉब का, जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में काम करते थे, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्टर क्या करता था, जो भी उनके पैसे बनते थे, प्राइसेस जो होती थी गुड्स की, उसमें से भी वो कट ऑफ करके उनको पैसे देता था। On June 4 at 2 p.m., a large crowd of weavers emerged from their homes and marched in pairs up to the mansion of their contractor demanding higher wages. अब लोगों के अंदर इतना गुस्सा भड़का कि 4 जून को 2 PM पर वहाँ पर क्राउड के अंदर लोगों ने जो कॉन्ट्रैक्टर का घर था उस घर को उन्होंने घेर लिया, उसके मेंशन पे वो लोग पहुँच गए और डिमांड की कि हमें हायर वेजेस दिए जाएं। दे वर ट्रीटेड विद स्कॉन एंड थ्रेट्स अल्टरनेटिवली। वहाँ पर उसके घर पे उन्होंने चोरी करना शुरू कर दिया। फॉलोइंग दिस अ ग्रुप ऑफ देम फोर्स्ड देयर वे इनटू द हाउस, स्नैच्ड इट्स एलिगेंट विंडो पेन्स, फर्नीचर, पोर्सलेन। अनदर ग्रुप ब्रोक आउट इनटू द स्टोर हाउस एंड प्लंडर्ड इट्स इफ ऑफ सप्लाईज ऑफ क्लोथ विच दे टोर टू श्रेड्स। अब उन्होंने क्या किया, दो गुटों के अंदर वो बट गए। एक गुट ने तो क्या किया, घर के अंदर घुस गया, वहाँ का फर्नीचर, जो भी उनकी विंडोज़ वगैरह जो भी कुछ था वो सारी चीज़ें तोड़ दी। दूसरे गुट ने क्या किया, वो उनके स्टोर हाउस के अंदर चला गया और स्टोर हाउस के अंदर जा कर के वहाँ पर पूरी लूटपाट उसने की, सारी चीज़ें लूट ली और तहस नहस कर दी। तो कॉन्ट्रैक्टर फ्लूड विथ हिज फैमिली टू अ नेबरिंग विलेज विच हाउएवर रिफ्यूज टू शेल्टर सच अ पर्सन। अब जो कॉन्ट्रैक्टर जो था वो अपनी फैमिली के साथ में पास के गांव में भाग गया, लेकिन पास के गांव के लोगों को बोला गया कि आप यहाँ पर इस कॉन्ट्रैक्टर को पनाह नहीं दोगे, नहीं रहने दोगे इसको। ही रिटर्न 24 आवर्स लेटर हैविंग रिक्वेस्टनाइज्ड द आर्मी। अब उसने 24 घंटे के अंदर आर्मी को बुलाया, रिक्वेस्ट की कि आप यहाँ पर आओ, मुझे बचाओ, और फिर वहाँ पर वो आर्मी के साथ चला गया। इन द एक्सचेंज दैट फॉलोड 11 वीवर्स वर शूट। अब आर्मी ने क्या करा, आकर के अपोजिशन के अंदर 11 जो वीवर्स थे उनको, पीजेंट्स को उसने क्या कर दिया, मार दिया। क्लियर।